Good morning students. In ENG SCC 301, as you know, we have already gone through some of the concepts related to grammar जो basic है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, या फिर if you want to express yourself even in words you should have knowledge of grammar, good vocabulary, expressions, इन सब पे हमने वर्कआउट कर लिया है. अब हम लोग इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं. वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कुछ एक पोर्शन हमने कर लिया है. दैट इज़ फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है. टुडे वी विल गो थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? यू नो इट वेल कि प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखी जाती है दैट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. उसको किस तरह से लिखना है, यू नो इट वेल की फॉर्मेटिंग उसकी किस तरह से होगी. टुडे व्हाट विल बी डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बेसिक प्लान. इवन इफ यू वांट टू गो फॉर स्पोकन, यू वांट टू गो फॉर पेपर प्रेजेंटेशन एनीवेयर, if you want to write on any topic of your choice, what do you need to do first? सबसे पहले क्या आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर आपने थिंक करना है, रीथिंक करना है. then you have to come towards a writing portion. जब आप लिखते हो उस वक्त भी आपके दिमाग में कई चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए. सो इसमें भी कुछ इसी तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव, कि हम किस ऑब्जेक्टिव को लेके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो लिख रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग का. एंड जब तक हमें अपने गोल्स क्लियर नहीं होंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेंट क्लियर नहीं होगा, हम लोग उसको लिख नहीं पाएंगे. किसी भी चीज़ का कंटेंट क्लियर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिफोर राइटिंग कुछ भी आपने लिखना है, आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि वो उसमें कंटेंट आपने क्या लेना है, किस चीज़ को सोच के आप इस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को आप लिख रहे हो. एंड पर्पस क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट. देन एनालाइजिंग टारगेट ऑडियंस रीडर्स. अगर आप स्पोकन पार्ट पे जाते हो, आपको पेपर प्रेजेंट करना है, इवन देन यू मस्ट नो आपके ऑडियंस के बारे में. अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए जिसके सामने आपने जो है पेपर प्रेजेंट करना है, ताकि आपको उन लोगों की जेंडर फाइन, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनका एज ग्रुप, उनकी क्वालिफिकेशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट नो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम ऑफ द वर्ड्स दे आर वेरी फाइन इन वन लैंग्वेज बट दे आर कंसिडर्ड नेगेटिव इन अदर लैंग्वेज. तो हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी की फीलिंग्स हमारी वजह से हर्ट ना हो, या हम जाने अनजाने किसी को दुख ना पहुंचाएं. क्योंकि इफ़ आवर ऑडियंस इज़ फीलिंग गुड, इफ़ आवर ऑडियंस इज़ फीलिंग इफ़ आवर ऑडियंस इज़ इंटरेस्टेड, तभी हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं. अदरवाइज़ वो हमारी प्रेजेंटेशन एक फेलियर प्रूफ होती है. नेक्स्ट इज़ योर इसी में जो एक पोर्शन है उसमें आपके 3 टाइप के लोगों को इन जनरल बताया गया है, 3-4 टाइप के. व्हाट इज़ इट? ओनली एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स क्या है? जिनके पास जो है वो थॉरो प्रैक्टिकल और जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज बोथ रहता है. जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करेंगे, हम एक पढ़े लिखे ऑडियंस की बात करेंगे, वहाँ आएंगे आपके एक्सपर्ट्स, और उसमें आ जाएंगे आपके प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज वाले, जिन्होंने who have designed and tested the product, जो उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन और टेस्ट करते हैं. उसके बाद हैं आपके टेक्नीशियंस who build और कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन एंड रिपेयर, जो बिल्डिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और उनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है उस चीज़ के बारे में. देन एग्जीक्यूटिव्स आर देयर, जो कि बिजनेस का कोई पार्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को वो देखते हैं. तो वो जो है वो लीगल डिसीजन से भी डील करते हैं. उसके बाद आ जाएगी आपकी नॉन स्पेशलिस्ट जो कैटेगरी है. मैंने पहले भी बोला था आपको कि अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे ऑडियंस में. तो जो आपके नॉन स्पेशलिस्ट्स होंगे उनके पास टेक्निकल नॉलेज तो है ज़ीरो, लेकिन वो इस चीज़ को वो समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कितना एफिशिएंट है, या उनको कितना देने वाला है, या ये प्रोडक्ट जो है उन्होंने अगर लॉन्च करना है तो उसको किस तरह से वो आगे लेके जाएंगे. बेसिक नॉलेज फाइन. उसके बाद मिक्स्ड ऑडियंस जो होती है वो अलग अलग कैटेगरीज वाले होते हैं, जिसमें आपने सब को जो है वो कवर करना है. जो ऑडियंस है उनको फिर वही चीज़ बोलूँगी, उनको नॉलेज होना चाहिए व्हाट्सएवर इज़ बीइंग डिस्कस्ड, लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए स्पीकर का, और जो है वो हमें ऑडियंस के नीड्स और इंटरेस्ट का पता होना चाहिए.
पहले भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। और उसके बाद जो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, जैसे कि एरिया ऑफ रेजिडेंस क्या है, पहले भी मैंने डिस्कस किया, जेंडर क्या है, लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, उनके लाइफ जीने का क्या पैटर्न है। वी मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग फॉर दिस प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिपोर्ट। फाइन, तो हम लोग इस तरह से रिपोर्ट के ऊपर वर्कआउट करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। उसके बाद है डिटरमाइनिंग बेसिक आइडियाज़ जो हैं हमारे, वो उनके ऊपर कैसे वर्कआउट करते हैं। जबकि एक पर्सन को क्लियर आइडिया है, पर्पस क्या है उसके रिपोर्ट का, उसका स्कोप क्या है, वो आराम से अपने बेसिक आइडियाज़ पे वर्कआउट कर सकता है। जब हमें पता होता है ना हमने क्या करना है, क्यों करना है, हमारे वाई जब व्हेन वाई वेयर WHO वाले कंसेप्ट क्लियर होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाई। If it is clear even in our डे टू डे लाइफ में, अगर हमारा WHO वाला वाई वाला कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग चीज़ों को काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उनको फिनिश भी करते हैं, बिगिनिंग भी करते हैं और उनकी फिनिशिंग भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद है जो हमारा प्रेजेंट पैटर्न है, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखना है तो हम क्या देखेंगे उसमें, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और उसके बाद जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद है बेसिक आइडियाज़ पे रिसर्च करना है, जैसे सफिशिएंट आइडियाज़ ऑन रिसर्च एंड और बेसिक क्वेश्चंस दे आर डिस्कस देयर इन द रिपोर्ट। उसके बाद रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है कि किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बाद है इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। तो जो कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आगे बढ़ता है। उसके बाद है डिटेल आउटलाइन विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आउटलाइन कैसे बनेगी अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, ठीक है ना। आउटलाइन क्या है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारी बॉडी स्केलेटन पे बेस्ड है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड है, उसी तरह से जो है वो आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है। किसी भी तरह का जो है आप कुछ काम कर रहे हो ना, उसका एक आउटलाइन रहता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आउटलाइन है, इट इज़ अ फाउंडेशन और स्केलेटन ऑफ द सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू। और आउटलाइन जो है वो क्रूशियल होता है बनाना, बिकॉज आउटलाइन तभी बनेगी इफ़ वी नो ईच एंड एवरीथिंग, हमने जो कवर अप करना है वो चीज़ें क्लियर हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द बैकग्राउंड रिसर्च एंड फाइनल रिपोर्ट, कि हमने बैकग्राउंड पे क्या रिसर्च किया और फाइनल रिपोर्ट क्या करी है, उसमें जो एक लिंक है वो क्या है, दैट इज़ योर आउटलाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आउटलाइन में क्या आएगा, टॉपिक लिस्ट को किस तरह से हमने डेवलप करना है। टॉपिक लिस्ट अबाउट टॉपिक कंटेन्स टॉपिक फ्रेजेस और वर्ड्स रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक। टॉपिक में कौन कौन से वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ होने वाले हैं, वो हमें जिस तरह से याद आते जाएंगे, लॉजिकल या इलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग जो है वो किसी भी तरह से उसको लिखेंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि हमने सीक्वेंस में लिखना है, उनको हम आगे पीछे लिख लेते हैं, फिर हम उस पर वर्कआउट करते हैं कि इसको सीक्वेंस में हम कैसे लाएंगे। अब देखो, इन्होंने जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, तो उसके लिए अगर हमने रिपोर्ट बनानी है तो क्या क्या फ्रेजेस हमारे होंगे, एडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हमने उनकी जर्नल रिपोर्ट बनानी है, प्लस पॉइंट्स लेंगे हम लोग, डिसएडवांटेजेस को लेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ पेस्टिसाइड्स लेंगे, हिस्ट्री उठाएंगे उसकी, और चेंजिंग ट्रेंड्स इन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हिस्ट्री के साथ हमारे चेंजिंग ट्रेंड्स इंक्लूड्स होंगे। अब क्या होंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग उसको प्रॉपर वे में सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न व्हाट वी कॉल इट। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा हिस्ट्री, फाइन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम चेंजिंग ट्रेंड्स इन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड निकालेंगे, और उसी तरह से हम लोग इनको फर्दर अरेंज करेंगे। आप लोगों के कुछ एक कंसेप्ट जो बुक में कवर किए गए हैं, और इन्होंने एक और देखो एक और कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस किया है। सपोज वी वांट टू डिस्कस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, तो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन डील्स विद इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है एंड एक्सप्लोरेशन है। दूसरा ट्रेड एंड कमर्स, ये भी इंडस्ट्री में आएगा, इसके सब हेडिंग में डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है। उसके बाद सर्विसेज हैं, बिजनेस एंड
कंज्यूमर सर्विसेज। सेकंड है आपका सेक्टर्स है, उसके बाद है जॉब प्रोफाइल। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 2 चीज़ें रहती हैं। उसके बाद रेन्यूमरेशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया जाता है। फिर ग्रोथ एवेन्यूज़, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस जो है वो कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस हमेशा लास्ट में रहती हैं, तो उससे हमें अपनी ग्रोथ के पैटर्न का पता चलता है। अब जो लेवल ऑफ हेडिंग है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम लोग नोट टेकिंग में क्या करते हैं, सपोज what do we generally do, suppose this is your paper, बोथ साइड आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ोगे, फाइन। आपने यहाँ फर्स्ट नंबर लगाया, मान लो फर्स्ट 1 नंबर लगाया आपने, एक आपने हेडिंग कवर किया। लेट मी शो यू इफ इट इज विद, आई विल शो यू माई बुक, वेट फॉर अ मिनट। इट्स लुकिंग इन्वर्टेड, लेकिन इसमें क्या है देखो, एक इट इज़ क्वाइट क्लियर, एक नंबर है, उसके बाद 1.1 है, 0.2 है, 0.3, इस तरह से करके फिर दूसरा नंबर है 2.1, 2.2 करके इस तरह से इसको जो है इंसर्ट किया गया है। सो इन दिस वे वी कैन राइट अ रिपोर्ट। अगर आप लोगों को इन जनरल बात करनी है तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इफ़ आई ट्राई टू शो यू, ये इन्वर्टेड आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 1 इंच स्पेस, यहाँ पे 1 इंच स्पेस छोड़ के यहाँ से नंबरिंग हम लगाना शुरू करेंगे। फाइन, वो नंबरिंग किस तरह से होगी, आई विल show you how does it work. So I don't think it's quite visible, but I'll try to show it to you. Just see, it is 1.1 थोड़ा सा पीछे लगा करके लगाया, 1.1.1 यानी तीसरी टाइप का जो नंबरिंग था वो, और अंदर को किया 1.1.2 है, 1.1.3 है, उसके बाद 1.2 है, इसके बाद जो है वो 1.2 सेम 1.2.1 इस तरह से करके 1.3 है, उसके बाद ये नंबर 2 है 2.1, फिर इसके नीचे अगर लगेगा 2.1 2 के साथ जो है वो नंबरिंग अकॉर्डिंगली आपकी लगेगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग व्हाइल यू आर मैनेजिंग दिस थिंग। जब आप नंबरिंग करते हो आपको इसके लिए पर्टिकुलर भी रहना पड़ेगा, तभी आपका ये काम जो है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली हो पाएगा। नंबरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी नोट मेकिंग है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, क्योंकि नंबरिंग के बिना थिंग्स सीम ब्लर्ड। सो I've told you how to number your how to give numbering accordingly, कंटेंट्स को कैसे नंबर करना है आपने। और नंबरिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने मल्टी लेवल या मल्टी लिस्ट टेम्पलेट्स को आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखना कैसे है, उसकी वेरियस स्टेजेस हैं, जिसमें प्री राइटिंग, राइटिंग और री राइटिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, मैंने आपको एकेडमिक राइटिंग में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग। व्हाट इज़ इट? प्री राइटिंग, बिफोर राइटिंग व्हाटसोएवर यू विल थिंक इरेगुलर थॉट्स हैं, राइटिंग में आप उसको थोड़ा रेगुलर करते हो, और री राइट करती बार उसको एग्जैक्ट उसकी फॉर्म में लेके आते हो जो फाइनल रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर होती है। ठीक है, सो प्री राइटिंग यू हैव टू स्टार्ट विद सम प्लानिंग, whatsoever you are thinking about the topic, whatsoever knowledge you have gained about the topic, or whatsoever outline you are having, वो आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। फिर राइटिंग में क्या करोगे, आप कुछ एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप राइटिंग करोगे। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड रेफरेंसेस शुड स्टार्ट ऑन ए सेपरेट पेज। टाइटल पेज एक अलग रहेगा, दूसरा पेज आपका एब्स्ट्रैक्ट का आएगा, उसके बाद आपकी आ जाएगी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आ जाएगा आपका रेफरेंसेस जो भी आपने यूज़ किए हैं। उसके बाद है टेबल, जो है वो क्लियर रेफरेंस दिए बिना हम टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ का टेबल इंसर्ट करना है तो पहले रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस चीज़ से कहाँ से उठाया गया है या डाटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है और किस तरह से हम इस टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस मस्ट बी नंबर्ड, जिस तरह की आप रेफरेंस साइट कर रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, उसका नंबर उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। और यूनिफॉर्म वर्ब टेंस नॉर्मली पास्ट में ही लिखी जाती है, और जो है आप जो है इम्पेरेटिव मोड में नहीं लिखोगे इसको रिपोर्ट को। उसके बाद आप क्या करोगे, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो ये फर्स्ट पर्सन जो है इट शुडंट बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस जो है वो प्रोनाउन से शुरू नहीं होने चाहिए अनलेस द रेफरेंस इज एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो प्रोनाउन कौन से हैं, आपके सर्वनाम, जैसे हम लोग जो नाम को रिप्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग सेंटेंसेस
अवॉइड करने हैं, टफ वर्ड्स को अवॉइड करना है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, वो बेसिक रूल रहता है हर जगह। और पेजेस जो है जहाँ पे टेबल्स हैं और डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस हैं उनको आपने अकॉर्डिंगली नंबरिंग करनी है। पेज नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले भी मैंने बताया था कि नंबरिंग किस तरह से करनी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अननेसेसरी एंड नॉन फंक्शनल वेरिएशन इन फॉन्ट साइज शुड बी अवॉइडेड। बिना वजह हम लोग के स्टाइलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, स्टाइल लगाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जिस तरह का फॉन्ट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमें बोल्ड करना है, डार्क करना है, पर्टिकुलर टाइप का फॉन्ट रिक्वायर्ड है, वही यूज़ करना है। अननेसेसरली फॉन्ट को हमने जो है वो यूज़ नहीं करना है। उसके बाद रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट स्टाइल और सिंपल वोकैबुलरी में लिखनी है, हर जगह का ये थंब रूल है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या रहेगा, आपका जो है वो आप किस तरह से इसको लिखोगे। जब आपके जो है सीक्वेंस ऑफ ड्राफ्टिंग वेरियस सेक्शंस ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द पब्लिश्ड रिपोर्ट। बेसिकली हम किसी और तरह से लिखते हैं, फाइनल जो रिपोर्ट पब्लिश होती है वो वेरी कर जाता है हमारा पैटर्न। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आर रिटन लेटर दैन दोज अपीयरिंग लोअर डाउन द order. Fine. For instance, if it is almost impossible to draft conclusions, recommendations or appendix before writing the main body. आपको पहले main body लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप conclusions लिख सकते हो, recommendation लिख सकते हो, appendix लिख सकते हो, क्योंकि main body में main structure of the report रहता है। चाहे आप paragraph writing लो, उसमें भी beginning और ending जो है वो छोटी रहती है, main body expanded रहता है आपका। तो अपने main body के ऊपर focus करके उसके बाद ही कुछ एक कंसेप्ट आप लिख सकते हो। उसी तरह से ड्राफ्टिंग ऑफ दिस सेक्शन इज फॉलोड बाय ड्राफ्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रीफेज, एब्स्ट्रैक्ट, ग्लॉसरी एंड इंडेक्स। तो आपकी ये चीज़ें जो हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, प्रीफेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, ग्लॉसरी और इंडेक्स है, वो आपका क्या आएगा, ड्राफ्टिंग सेक्शन। जो ड्राफ्टिंग ऑफ दीज सेक्शंस, पहले ये ड्राफ्टिंग होगी, मेन बॉडी ड्राफ्ट होगी, और इनकी जो है वो बाद में हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो इसका जो पैटर्न नॉर्मली बनेगा, मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, अपेंडिक्स, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, ग्लॉसरी एंड इंडेक्स, इन चीज़ों के ऊपर रहेगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ राइटिंग। फाइन, अलग अलग स्टेजेस हैं राइटिंग के। प्रिपेयरिंग अ रफ ड्राफ्ट, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। रफ ड्राफ्ट पहले हमारा बनेगा। रफ ड्राफ्ट हम बनाएंगे तो हमें मेन आइडिया ऑफ एवरी चैप्टर शुड बी मेड क्लियर। हमें जो हमारे की टर्म्स को डिफाइन करना ज़रूरी है, मेन टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हर पॉइंट को सपोर्ट करना ज़रूरी है। जो भी हमने लिखा है वो फिक्शनल नहीं होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और एंड ऑफ आर चैप्टर और सेक्शन, पैराग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, हर सेक्शन, हर पैराग्राफ का एंडिंग होना चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉपर कंक्लूड कर पाए। फ्रेजल वर्ब्स को और अनकॉमन वर्ब्स को हमने अवॉइड करना है, और अननेसेसरली पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करनी है, अननेसेसरली वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, और हमने अपने मेन स्टाइल के ऊपर ही फोकस रखना है जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका रिव्यूइंग एंड रीड्राफ्टिंग। रिव्यू, किसी चीज़ को पहले लिखा, फिर उसको रिव्यू किया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, फिर आपकी फाइनल ड्राफ्टिंग होती है। उसमें आपने जो है वो रफ ड्राफ्ट और रिव्यू करने में टाइम लेना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रीडर के व्यू पॉइंट्स उसको पढ़ना है कि रीडर मेरा क्या रिसीव करेगा, व्हाट्सएवर आई हैव रिटन। उसके बाद रिवीजन होगी, एरर्स रिमूव होंगे। उसके बाद जो है वो प्रॉपर फ्लो ऑफ राइटिंग हम करते हैं, किस तरह से जो ब्रेक्स होती हैं उनको, जो हमारे गैप होते हैं उनको फिल करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो मॉडिफायर्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल उसको ड्राफ्ट करेंगे। और जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट होता है दैट शुड बी फ्लॉलेस। वो जितना अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल के हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उतना बेस्ट एफर्ट्स डाल के वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फाइनल रिपोर्ट जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। एवरी कंसेप्ट ऑफ आवर शुड बी वेरी क्लियर। Good day.